केसरिया स्तूप, बिहार। एक तांत्रिक आश्चर्य म्हणायला हवं। पाटण्यापासून 110 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पूर्व चंपारण्य जिल्ह्यात हा स्तूप उभारला गेला आहे। हा जवळजवळ इसवी पूर्व 3ऱ्या शतकातील स्तूप मानला जातो। त्याची उंची जवळपास 400 फीट आणि उंची 104 फीट आहे असं म्हटलं जातं। हा सगळ्यातील जगातील मोठा स्तूप होता असं मानलं जातं। स्तूप शोधण्यामागे कॉलिन मॅकेन्झी यांनी 1814 मध्ये ते अलेक्झांडर कनिंघहॅम यांनी पुढे 1861-62 मध्ये याचं उत्खनन करून शोधून काढला। पश्चिम रुख में होने का कारण है कि भगवान बुद्ध कुशीनगर जो गए थे इसी रुख में गए थे, इसलिए स्तूपा का फ्रंट जो है पश्चिम दिशा में ही बनाया गया है। जबकि कुछ दीवार पूरब की तरफ जा रहा है और पूरब की तरफ जो बाहर बाउंड्री के बाहर पेड़ वगैरह है वो गुप्ता पीरियड का हैबिटेशन एरिया है। वर्तमान नाम उसका कुम्हलगढ़ है, जो गुप्ता पीरियड में कभी कुमारगढ़ हुआ करता था, जो जमीन के नीचे दबा पड़ा हुआ है। उसकी एक्सप्रेशन करेंगे तो यहाँ बहुत बड़ा एक हैबिटेशन एरिया आएगा गुप्ता पीरियड के सामने। इसमें बुद्ध मूर्तियाँ 8 तरफ सजाई गई है, जिसमें से 1, 2, 3, 4, 5 तरफ का हमने ओपन कर दिया है खुदाई करके। 3 तरफ का ओपन करने बाकी है, जो खुदाई बाकी है। ये 5 तरफ के मूर्ति में हम 4 तरफ के मूर्ति को पुनः लोकल बालू दे करके और पॉलिथीन दे करके ढक दिए हुए हैं, क्योंकि टेराकोटा की बनी हुई मूर्ति है। लोकल विजिटर चढ़ करके क्रूज के नुकसान करते थे। सारी मूर्ति की गर्दन काट दी गई है। ये काटी गई है, ये गुप्ता पीरियड में तो बना है और पाल पीरियड तक रिपेयर का एविडेंस मिलता है। कुछ इसमें प्लस्तरा का पार्ट था जिसको कार्बन डेटिंग में भेजा गया था पुरातत्व की तरफ से, तो वहाँ डेट आया 12वीं सेंचुरी, यानी कि 12वीं सेंचुरी तक के राजाओं के देख रेख में स्तूपा है। 12वीं सेंचुरी के बाद ये लवारिस हुई है और किसी हमलावर के द्वारा सारी मूर्ति को डैमेज किया गया। ये नीचे वाली पार्ट टोटल डैमेज कर दी गई है। 31 के फोटोग्राफ में क्लियर ये दिख रहा है कि नीचे वाली को टोटल डैमेज कर दी गई, सिर्फ टॉप बचा हुआ है। इसके टॉप का भी कटिंग 1861 में कन्फर्म करते हैं। त्यानंतर पुरातत्वज्ञ के महम्मद यांनी आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तर्फे 1998 मध्ये परत उत्खनन केलं आणि हा स्तूप समोर आला। हा स्तूप केसरिया स्तूप सम्राट अशोकाच्या काळात म्हणजे इसवी पूर्व 250 मध्ये बांधला गेल्याची शक्यता वर्तवली जाते, कारण तिथे सम्राट अशोकाच्या काळातील जे स्तंभ आहे तसा एक स्तंभही मिळाला आहे। तिथल्या बाजूला सरळ भिंतीला चालत गेल्यावर एक 2-3 किलोमीटर नंतर बरेच काही साठा मिळाला आहे, नाणे आणि त्यांचा। हा स्तूप आधीच्या काळात असावा असं काहींचं मत आहे। वैशालीच्या लिच्छवींनी बुद्धाच्या मृत्यूनंतर इथे एक बाऊल ठेवले होते असेही म्हटले जाते, म्हणजे तो त्या काळात होता का वगैरे बऱ्याच वादविवाद आहेत। हा स्तूप प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणून डिक्लेअर केला गेला। याची तुलना जरी बोरोबुदूरच्या नंतरच्या काळातील स्तूपाशी केली जात असली तरी ह्या स्तूपामध्ये जे तांत्रिक ज्ञान दिसते त्या काळात डेव्हलप झालेले सम्राट अशोकाच्या काळात ते मोल्डिंग्स वगैरे जे आता आपण बघू शकता आहे, आणि त्याची उंची आणि तिथे आलेल्या ह्या ज्या मूर्त्या आहेत ह्या नंतरच्या काळात बांधल्या गेल्या असे म्हटले जाते। बोरोबुदूरच्या स्तूपाशी याची तुलना करण्याचे कारण याचा संबंध पाल राजवंश आणि श्रीविजय राजवंश यांच्याशी सुद्धा, आणि त्या काळातील ज्या काही संकल्पना किंवा परंपरा होत्या साहित्यातील, बौद्ध साहित्यातील, त्याचा संबंध आणि देवाणघेवाण होती असे मानले जाते। जे काही गोलाकार मंडल दिसते लोकल लोग बेटा इसको राजा बेन का गढ़ कहते थे। एक्चुअली राजा बेन सतयुग में थे
और राजा बेन की कहानी श्रीमद् भागवत पुराण के 4 खंड के 13वें 14वें अध्याय में राजा बेन की कहानी है। राजा बेन के मृत शरीर के कॉलोनिंग से 2 बालक उत्पन्न हुए, एक का नाम निषद्या और दूसरा पृथु। और वही पृथु को बौद्ध धर्मावलंबी चक्रवर्ती राजा मखादेव के नाम से जानते हैं, जो भगवान के पूर्व जन्म में नाम हुआ करता था। जो जातक कथा नाम का किताब है उसमें भी मिलेगा चक्रवर्ती राजा मखादेव। और चीनी यात्री ह्वेनसांग भी अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि वैशाली से 30 मील उत्तर पश्चिम के कोना में एक बहुत धनाढ़ और पुराना नगर था। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि कभी मैं यहाँ चक्रवर्ती राजा होकर के जन्म लिया था। यही है इसका